नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में। मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो सिविल जज वर्ग 2 की जो परीक्षा हो रही है, इसके अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें हम जो है आंसर कैसे लिखें, क्या हमारे दिमाग में क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिसके अनुसार जो है हमें अपना आंसर लिखना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, आपके दिमाग में जो है अगर फॉर्मेट पहले से ही अगर प्रिपेयर होगा तो आप जो है आंसर जो है बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में जो उत्तर लिखे जाते हैं उन उत्तरों को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम जो है उनको अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि मार्किंग हमें अच्छी मिले। और इसी के साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि हमें अपना उत्तर लिखते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हमारी जो है मार्किंग ना गिरे। तो मित्रों, यहां पर जो है हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि आपका जो उत्तर होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका ढांचा क्या होगा। आपके दिमाग में पहले से ही अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो आप जो है उत्तर आसानी से लिख पाएंगे। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपके उत्तर में जो है प्रस्तावना होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है वह जब आपकी कॉपी को पढ़े तो सबसे पहले जब वो इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तो उसके दिमाग में जो है एक ऐसा प्रभाव आपको डालना है जिससे कि उसके दिमाग में वहीं पर फ्रेम हो जाए कि इसको जो है मार्किंग अच्छी देना है। तो यहां पर आप जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालिए आपके प्रश्न से संबंधित। उसके बाद जो है बीच का जो मेन बॉडी होती है आंसर की, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या डालना है। मेन बॉडी या मुख्य भाग के अंतर्गत आपको जो है प्रावधानों को उल्लिखित करना है। अगर आपको प्रावधान जो है बाय लैंग्वेज या वर्ड टू वर्ड याद है तो आप उनको डालिए, लेकिन मेरी सलाह आपको यह है कि आप जो है रखे हुआ मत लिखिए। आप जो है प्रावधानों को अपनी आंसर शीट में मेंशन करें, लेकिन आप उनको रटा हुआ मत लिखिए। आप जो क्या कीजिए, आप उन आंसर्स को या उन प्रोविजंस को है अपनी लैंग्वेज में लिखिए और इतना प्रयास करिए कि जो भी उस प्रावधान के मेन कंटेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं, वह सब उस प्रावधान में आप वहां पर लिख पाए। तो यहां पर जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटा हुआ वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप जो है अपनी लैंग्वेज में जो है उन प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। अगर उस प्रावधान में कोई संशोधन हुए हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हैं, तो आप अमेंडमेंट्स का भी उसमें जो है हवाला दीजिए, अमेंडमेंट्स को भी आप बताइए। फिर उसके बाद जो है प्रश्न के अनुसार जो आवश्यक चीजें जो पूछी गई हैं उनको आप बताइए। प्रश्न के अनुसार जो है जो भी आपकी आवश्यक बातें हैं उनको आप लिखिए। फिर इसके बाद जो है महत्वपूर्ण निर्णय अगर कोई आपको याद आ रहा है, ध्यान रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि आप निर्णय लिखें ही, यह जरूरी नहीं है कि आप केस लॉ कोड करें ही, लेकिन अगर आपको पता है, अगर आपको अच्छे से याद है तो आप केस लॉ डालिए, अन्यथा मत डालिए। बात समझिएगा, वैसे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन में इतना मटेरियल ऑलरेडी होता है कि आप उसको पूरा ही लिख दें, सिस्टमैटिक लिख दें, उतना ही पर्याप्त होता है। लेकिन अगर आपको कोई केस याद आ रहा है तो आप केस को कोड जरूर करिए, है ना। इसके बाद जो है अदर थिंग्स जो आपको ऐसी लगती है जो कि प्रश्न के अनुसार आपको डालनी चाहिए, उसको आप आखिरी में डालें। और उसके बाद जो है उपसंहार करना ना भूलें। देखिए, कंक्लूजन लिखना ना भूलें। अगर आपका आंसर कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आप उस आंसर को कंक्लूड करेंगे। अगर आपने उसका उपसंहार नहीं लिखा, कंक्लूजन नहीं लिखा, तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन जो आंसर चेक करने वाला जो कह सकते हैं एग्जामिनर है, उसके दिमाग में क्या आएगा कि बच्चे ने जो है, कैंडिडेट ने जो है आंसर को बीच में ही छोड़ दिया है, मतलब कि ये आंसर कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपको इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना चाहिए अपने आंसर में, फिर उसके बाद मेन बॉडी होगी और लास्ट में आपको उपसंहार जरूर लिखना चाहिए। मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियो में यह बताया था कि सिविल जज के एग्जाम में जो है जो क्वेश्चंस आते हैं वह क्वेश्चन दो टाइप के हैं। एक तो फुल लेंथ क्वेश्चन है जो कि 8 मार्क्स का आता है और उसमें आपको जो है 200 वर्ड्स से लेकर 250 वर्ड्स में आपको अपना आंसर कंप्लीट करना होता है। और इसके साथ साथ जो है उसमें शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं, 3 शॉर्ट नोट आते हैं और उन 3 शॉर्ट नोट को भी जो है आपको जो है कंप्लीट करना होता है। तो यहां पर ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको मेन आंसर्स में भी यूज करना है। इसी के साथ साथ जो शॉर्ट नोट्स आप लिखते हैं उन शॉर्ट नोट में भी आपको इस
इस फॉर्मेट को लेके जाना है। मतलब कि आपको जो है, अगर मान लीजिए कि आप जो है शॉर्ट नोट लिख रहे हैं और शॉर्ट नोट आपको लिखना होता है 100 वर्ड्स में, तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 लाइन या 1 लाइन का एक इंट्रोडक्शन डालिए। इंट्रोडक्शन के बाद जो है आप जो आपसे शॉर्ट नोट में पूछा गया है आप उस कंटेंट को डालिए और उसके बाद उसका कंक्लूजन जो है 1 या 2 लाइन में आप कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आप एक शॉर्ट नोट को भी अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। शॉर्ट नोट जो है कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है। 3 शॉर्ट नोट आते हैं 12 नंबर के। तो इस प्रकार से जो है आपका पेपर यहां पर तैयार होगा अगर आप इस फॉर्मेट को अपने दिमाग में रखेंगे। पहले से फॉर्मेट अगर क्लियर है तो आंसर लिखने में बहुत हेल्प मिलती है। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप जो है अपने दिमाग में बैठा के रखिए, जिससे कि एग्जाम में कोई ऐसी गलती हो ही ना जिससे आपकी मार्किंग कम हो। सबसे पहले आप देखिएगा कि 2 रंग के पेनों का उपयोग आप ना करें। मतलब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम में ब्लू और ब्लैक दोनों पेनों का उपयोग करते हैं। वैसे सामान्यतः इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा आपको जो बिल्कुल वन शॉट अगर हम आपको डायरेक्ट करें तो आप एक ही पेन का उपयोग कीजिए, या ब्लैक पेन का यूज कीजिए या ब्लू पेन का यूज कीजिए। 2 पेन का उपयोग या 2 कलर की स्याही वाले पेनों का उपयोग ना करिए। फिर इसके बाद जो है अगर आपको अपने उत्तरों में अंडरलाइन करनी है, देखिए बात समझिएगा, आपको अंडरलाइन करना है। मैंने यहां पर आपको जो फॉर्मेट बताया, ये जो आपको फॉर्मेट बताया, इस फॉर्मेट में जो भी बातें आप इंपॉर्टेंट या ऐसी बातें जो आप एग्जामिनर को बताना चाहते हैं, उन बातों को आपको अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है कि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक कर रहा है और कॉपी चेक करने में अगर उसे कोई तकलीफ नहीं होती है, वो जो चाह रहा है वो उसको बिल्कुल मोटे तौर पे देखने से उसको मिल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो है अच्छी मार्किंग करेगा। लेकिन अगर उसको जो है आपकी कॉपी को पढ़ने में तकलीफ होती है, उसको जो है पूरा आंसर डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, तो वो जो है कहीं ना कहीं परेशान होता है और मार्किंग कम करता है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अंडरलाइन जरूर करनी है। जो भी आप कंटेंट्स डाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट बातें डाल रहे हैं, जैसे कि आपने जो है कोई सेक्शन कोड की, तो आप सेक्शन के नीचे अंडरलाइन जरूर करिए। आपने जो है कोई भी केस लॉ कोड किया, आप उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करिए। और भी कोई इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि किसी सेक्शन के कुछ एलिमेंट्स आपने निकाले, तो एलिमेंट्स को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके आगे आप अंडरलाइन जरूर करिएगा एलिमेंट्स पर। तो इस प्रकार से जो है एग्जामिनर को कम से कम तकलीफ हो आपकी कॉपी पढ़ने में, तो वह आपको मार्किंग अच्छी देता है। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं कि आंसर शीट पर कोई मार्क ना लगाएं। जैसे कि कई लोग जो है अपना आंसर स्टार्ट करने से पहले या कॉपी में आंसर लिखने से पहले ऊपर जो है या तो श्री लिख देते हैं, लाभ लिख देते हैं, जय श्री गणेश लिख देते हैं, और भी इसी प्रकार के कई सारे शब्द लिख देते हैं। यह वर्ड्स जो है यह एक तरह का मार्क माना जाता है। तो आपको जो है अपनी कॉपी में इस प्रकार का कोई मार्क नहीं लिखना है, अदरवाइज आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपकी कॉपी जो है चेक नहीं होगी। मित्रों, अगली जो सावधानी हमको रखनी है कि हर उत्तर एक नए पेज से प्रारंभ करिए। देखिए बात समझिएगा कि वैसे आप जब आप एग्जाम देंगे तो आपको जो कॉपी मिलेगी 28 पेजेस की कॉपी होती है, और उसमें जो है डायरेक्शंस लिखे होते हैं। उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि आपको हर आंसर जो है एक अलग पेज से स्टार्ट करना है। अगर आपने कोई आंसर स्टार्ट किया और वो आंसर जो है किसी पेज के लास्ट में कंप्लीट हुआ, तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। लेकिन अगर इन बिटवीन पेज के मिडिल में कहीं आंसर आपका कंप्लीट हो गया, तो आप जो है क्या करें, आप उस पेज को जहां पर आपका छूटा है उस पेज को आप पूरा छोड़ दें। उसके बाद जो है अगले पेज से जो है अपना दूसरा आंसर आप स्टार्ट करिए। यहां पर आप इस चीज को मत सोचिए कि आपका कोई आंसर कंप्लीट हुआ लेकिन नेक्स्ट पेज पर जाकर 2 लाइन में जाकर कंप्लीट हो गया, पूरा पेज खाली पड़ा हुआ है। अब आप ये होंगे कि भाई पेज वेस्ट हो रहा है, तो वो जो डायरेक्शन है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई आप जो है नेक्स्ट पेज से जो है अपना आंसर स्टार्ट करिए। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद आपकी हैंडराइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हैंडराइटिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वह पढ़ी जा सके, रीडेबल हो। बात समझिएगा कि आप स्पीड में तो लिख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आपको जो है स्पीड मेंटेन करनी है। कितनी स्पीड मेंटेन करनी है, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपको 1 मिनट में 18 वर्ड्स 18 शब्द लिखने हैं। इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो चलेगा, कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको यहां पर अपनी हैंडराइटिंग पर भी कंट्रोल करना है।
आपको जो आप लिख रहे हैं वह पढ़ने योग्य होना चाहिए। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि हैंडराइटिंग जो आप लिखें वो पढ़ने योग्य होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दी में हम लिख दें और एग्जामिनर जब पढ़ने जाए तो वो पढ़ ही नहीं पाए, तो ऐसी कंडीशन में वो आपको मार्किंग नहीं देने वाला है, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट बात है कि लोकल शब्दों का प्रयोग ना करें। कई लोग अपने आंसर्स में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं जो कि लोकली यूज होते हैं, है ना, जनरली यूज नहीं होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन शब्दों का प्रयोग से आप बचिए, अपने आंसर्स में उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। फिर इसके बाद केस लॉज, आपको अपने आंसर में केस लॉज कोड करने हैं, लेकिन केस लॉज का जो साइटेशन है, बात को समझिएगा, साइटेशन में लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं? गलती कुछ का कुछ साइटेशन लिख देते हैं। तो अगर आपको केस का साइटेशन पता है तभी आप लिखिए, अदरवाइज नहीं लिखिए। अगर आपको ईयर पता है तो आप ईयर लिख दीजिए। आप इससे परेशान मत होइए कि साइटेशन नहीं लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, देखिए, अगर आप सही साइटेशन लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। लेकिन अगर आपने गलत साइटेशन लिखा तो बात को समझिएगा कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं वह जितनी आपकी उम्र है ना, उससे ज्यादा उनका अनुभव है, तो वो फटाक से पकड़ लेंगे कि ये साइटेशन गलत है। अब यहां पर एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या आएगी कि देखिए, अगर आपने नहीं लिखा तो एग्जामिनर क्या सोचेगा कि भाई हो सकता है लीडिंग केस है, नहीं लिखा, चल गया। लेकिन अगर आपने गलत लिखा तो एग्जामिनर सोचेगा बच्चे को नहीं पता, नंबर काट लेगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि साइटेशन अगर आप डाल रहे हैं, अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो डालिए, नहीं पता है मत डालिए। अगर ईयर पता है तो डालिए, नहीं पता है तो मत डालिए। तो यहां पर इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है अपने आंसर्स में, यह सावधानी बरतनी है, यह आपको फॉर्मेट यूज करना है। इस चीज को आप करेंगे तो आपका एक अच्छा आंसर फ्रेम होगा और आपको अच्छी मार्किंग मिलेगी। तो मित्रों, इस प्रकार आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने हर संभव कोशिश की है कि आपको एक बेहतरीन फॉर्मेट दें और जो सावधानियां वो आपको बताएं। अब इसके अलावा भी अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में हमें कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही जो भी जानकारियां हैं, जो भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो सब हम अपने वीडियोस में आपको प्रोवाइड करेंगे। कैसे जजमेंट लिखना है, कैसे आंसर, अभी हम कुछ आंसर भी आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको देंगे, हर सब्जेक्ट के देंगे कि इस सब्जेक्ट से आपको ये टॉपिक और ये क्वेश्चंस कवर करना है। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। देखिए, अगर आपके मित्र तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी जानकारियां मिलनी चाहिए। कंपटीशन है, मानता हूं, बिल्कुल युद्ध है, तो लेकिन यहां पर युद्ध ऐसा नहीं है कि हम अपने फ्रेंड्स को इन सब चीजों से बचा के रखें। नहीं, आप उनको भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी हेल्प मिल पाए। तो मित्रों, इसी के साथ आज का जो वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।